हेलो दोस्तों, हम दशहरे पे ये वीडियो डालने वाले थे, लेकिन दशहरा तो सबकी छुट्टी होती है, तो एक दो दिन बाद अब हम ये सवालों की दोबारा से जवाब देने के लिए आए हैं। एक सवाल है कि मैम, मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है, इस पर एक वीडियो बनाएं। एक लंबी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन मन अगर अशांत रहता है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कारण क्या है, किस बात से अशांत है। अक्सर जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते या हमें सही नहीं लगता, तब हमारा मन अशांत होता है। या फिर हम जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, हम वो नहीं कर पाते, तब हमारा मन अशांत होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारा मन अशांत क्यों है। और जैसे ही आप उस रीज़न पे पहुँचेंगे, बस वहीं से अपनी गांठ को खोलना है। जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, मत कीजिए। यू आर नॉट बॉर्न टू इम्प्रेस एनीबडी। आप इस दुनिया में सबको इम्प्रेस करने थोड़े ना आए हो। ऐसा थोड़े ना आपके जीवन का पर्पस क्या है सबको इम्प्रेस करना, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए कि आपका मन कहाँ शांत होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मन का शांत होना। उसके लिए अपने आप को समझना ज़रूरी है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सपने देखती हूँ, मेरी स्थिति क्या है। और अब उस सारी बात को समझ के एक ऐसा बैलेंस पॉइंट ढूंढना जहाँ पे मन भी खुश रहे, चीज़ें आपकी रीच में भी हों और आप अपने सपनों को पूरा भी कर सको। तो उस बैलेंस को ढूंढना ही मन को शांत होना है। तो कोशिश करिए। बहुत लोग अशांत रहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं तो शांत हो भी जाते हैं। मैम, फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं पर मनोबल टूट जाता है। बात सही है, हम सब चाहते हैं फैमिली को सपोर्ट करना, अपनी पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, भाई बहन के लिए सुविधाएं इकट्ठी करना और रिश्तेदारों में अपनी धाक जमाना। ये तो सब चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, पेशेंस लगती है। ये कोई 6 महीने साल भर का काम तो है नहीं। कई बार आपको सफल होने में थोड़ा लंबा समय भी लग जाता है, लेकिन इसमें मनोबल तोड़ने जैसा कुछ नहीं है। मनोबल तो बनाए रखना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जीवन के बाद के पड़ाव के अंदर सक्सेसफुल हुए और फिर उन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी तरक्की हासिल करी। तो मनोबल नहीं तोड़ना, काम करिए, मेहनत करिए और अपने तरफ से ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति। और मैंने ऐसा देखा है कि अगर हम लगे रहते हैं और ईमानदारी से लगे रहते हैं तो आज नहीं तो कल, लेकिन सक्सेस हमें मिल जाती है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन सक्सेस मिलती है। आप जो चाहते हैं वो मिलता है, लेकिन मनोबल नहीं तोड़ना बीच में। अगर कोई व्यक्ति बड़ा टास्क लेके चला है, बड़ा सपना लेके चला है, उसने कहा मैं कुआं खोदूंगा, तो अगर वो थोड़े से ही खुदाई के बाद थक जाए और खोदना रोक दे तो वो कभी कुआं नहीं खोद पाएगा। तो अगर आपने कुआं खोदने का ठाना है, अगर आपने बोला है कि मैं ये इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करूंगी या करूंगा, तो उतनी मेहनत, उतना पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। यस मैम, मेरी भी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए मैं कुछ की नहीं, इसलिए कि सब में माँ बाप ही शामिल हैं। बोलने पर चुप करा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ज़बान लड़ा रही हो, यही सीखी स्कूल कॉलेज में पढ़ाना ही बेकार था, पढ़ ली हो तो ज़्यादा ज़बान हो, बोल के चुप करा दिया जा रहा है। ओके, देखो, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे दिमाग खुलेगा तो जाहिर सी बात है गलत चीज़ पे आप बोलोगे, परित्कार मतलब ना उसको अपोज करोगे, तो इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। बात यह है कि कहीं ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है या इस तरीके का एक माहौल बना हुआ है जहाँ पे शायद लड़कियों को उतनी आज़ादी देना वो चाहते ही नहीं देना, या वो उनको एम्पावर्ड बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से ज़्यादा एम्पावरमेंट का मतलब है अब ये बोलेंगी, तो क्या बुराई है।
क्या बुराई है अगर आप बोल रहे हो? तो जब पहली बार रोज़ा पार्क ने बोला था ऑपरेशन के खिलाफ, तो उसको भी ऐसे ही बोला था। पहली बार झांसी की रानी बोली कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनको भी लोगों ने बहुत हतोहाइत करने की कोशिश करी, बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश करी। तो अगर आप कुछ कहेंगे, बोलेंगे, तो वो तो जो आपके इस मुहिम को सपोर्ट नहीं करते वो तो रोकेंगे ही। लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या आप रुकोगे। पहली चीज़, लड़ना नहीं है, लेकिन अपनी बात पे टिके रहना है। लड़ना क्या होता है? चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी से बात करना, वो जो होता है वो आपको परेशान करेगा, आपके परिवार की शांति को भंग करेगा, माहौल को ख़राब कर देगा। लेकिन अपनी बात पे फर्मली टिके रहना बहुत ज़रूरी है, विद पोलाइटनेस। आपके चेहरे के भाव ना बदलें, आपके होंठों से मुस्कान ना जाए और ना ही आपके मुंह से गलत शब्द निकले, लेकिन आप वही कह रहे हो और वही कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। सो बात करें अपने पेरेंट्स से, बिना चिल्लाए, बिना चीखे, बिना रोए। उन्हें समझाने की कोशिश करें कि आप क्यों कह रहे हो जो भी आप कह रहे हो, कि कल को अगर आपका करियर सेट नहीं है और आपकी शादी हो जाती है तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, किस किस तरीके से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, या किस तरह से माँ बाप खुद एक डिसएडवांटेज पे हैं। जैसे आप उनसे बात कर सकते हो कि देखिए पापा, अगर मैं खुद सेटल नहीं हूँ तो मुझे तो दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे। कल को अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ तो मैं कैसे करूँगी? आपने मुझे पढ़ाया है, इतना बड़ा किया है, तो मेरी भी तो इच्छा है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो क्या आप मुझे थोड़े से और 1-2 साल नहीं दे सकते कि मैं पढ़ के अपना करियर बना लूँ और उसके बाद शादी आप कर ही देना, है ना? आप मेरे पेरेंट्स हैं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो जहाँ आप कहेंगे दोनों हम लोग मिल के बैठ के बात कर लेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे, क्या बुराई है? टॉक टू देम। लेकिन अगर आप रो के चीख के बात करोगे तो वो भी पलट के रो के चीख के ही बात करेंगे। आप बोलोगे कि मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये करना है, और आप रोए तो वो कहेंगे नहीं, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि माँ बाप ने कहा है। तो उस एग्रेशन को कन्वर्सेशन से हटाना है, ईजी गोइंग तरीके से आपको बात करनी है। और कोशिश कीजिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि शुरुआत में लोग नहीं मानते, लेकिन आप जब लगे रहते हैं और वो भी पेशेंस के साथ, लोग मान जाते हैं, बहुत आसानी से मान जाते हैं। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी। मैम, मानसिक गुलामी से कैसे निकलें? कोई सुझाव बताइए। बेटा, मानसिक गुलामी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, है ना? हम लिख लेते हैं, इस पे प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम कि मानसिक गुलामी से कैसे निकलें, क्योंकि 2-4 शब्दों में, 2-4 बातों में इसे बता पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहली बात, अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि हम मानसिक गुलामी का शिकार हैं या हो रहे हैं, यानी कि आपने आधी जंग वैसे भी जीत ली है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि मानसिक गुलामी है, वो उसे तोड़ भी पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मानसिक गुलाम है। लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि वो डिसीजंस जो ले रहे हैं वो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर ले रहे हैं। उन्हें लगता है वो खुद ले रहे हैं। इस पे लंबी चर्चा करेंगे, ये मैंने आपका टॉपिक नोट कर लिया बेटा। मैम, मैं 47 ईयर्स की हूँ और MA, BEd, CTET हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी मगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ नहीं कर पाई। अब सोचती हूँ तो लगता है कि एज बहुत हो गई। मैम, बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। डियर अचीवर, सबसे पहले आपने इतना सब कुछ डिग्री करी है, आपने MA, लोग एक MA करने के बाद नौकरी शुरू कर देते हैं, आपने 2 क्यों करी? फिर आपने BEd करी, CTET करी, सब कुछ किया। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम लोग डिग्री कलेक्ट करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमें लगता है कि शायद काम करना तब हम शुरू करेंगे जब हमें हमारे लेवल की बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी। तो उसके लिए हम सोचते हैं पहले ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी डिग्रीज हैं, अब आपको और कुछ नहीं करना। सबसे पहले
काम करने का एक्सपीरियंस लेना है। अगर आप जॉब कर सकती हैं, घर से जा सकती हैं बाहर, तो अप्लाई कीजिए जॉब के लिए। कोई सी भी जॉब मिले, आपको रिसेप्शन की, कंटेंट क्रिएटर की, आपने इतना सब कुछ कर रखा है, आपने बीएड कर रखा है, टीचिंग की, आपके पास एमए है, जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप एमए हैं उसमें आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को रोकना नहीं है कि मैं तो इसी लेवल की नौकरी करूँगी। जो भी मिले शुरुआत कीजिए। अगर शुरुआत में हो सकता है, क्योंकि आपका हो सकता है लंबा गैप हो गया हो, बहुत समय से आपने नौकरी नहीं करी है, चीज़ें कुछ भूल भी गए होंगे, है ना, ऐसा भी होता है, तो कोई बात नहीं, घर पे स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कीजिए, है ना, वहीं पे अपने नाम से अपनी क्लासेस, है ना, एक्स क्लासेस, या जो भी आपका नाम है उसी हिसाब से आप अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। अपनी सोसाइटी में आसपास एडवर्टाइजमेंट कीजिए, पर्चे छपवाइए, बांटिए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। ये भी नहीं है तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कीजिए। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे पर घंटे के हिसाब से टीचर्स लिए जाते हैं बच्चों को। तो यानी आप समझ रहे हैं, अब हमें कुछ और नहीं करना है, हमें काम करने का एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई है, लेकिन असली एक्सपीरियंस काम करके ही आता है। मैं हमारे बच्चों को भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि काम सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे कितने सारे लोगों से मिली हूँ जिनके पास शायद कोई डिग्री नहीं है या बहुत ही कम कोई डिग्री है, लेकिन उन्हें काम करना आता है। और यकीन मानिए, उन लोगों की सैलरीज, उन लोगों की रिस्पेक्ट उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जिनके पास सिर्फ डिग्रीज हैं। तो मैं डिग्रीज को कम नहीं आंक रही हूँ, लेकिन मैं काम करने की कला को, स्किल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। सो लर्न दो स्किल्स। अगर मुझे कैमरे के बारे में सब पता हो, कौन सा लेंस, ये वो, लेकिन अगर मुझे चलाना ही नहीं आता, क्या फ़ायदा? आप समझ पा रहे हैं? यही बहुत सारे एग्जाम्स में पढ़ने वाले बच्चे गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ कंटेंट पढ़ लो। यूपीएससी का डिफ़िकल्ट इतना कैसे बन गया वो? यूपीएससी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। लोगों को लगता है बस कंटेंट पढ़ लो, हो गया। अरे कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन एग्ज़ाम निकालना भी तो आना चाहिए, एमसीक्यू करने, आंसर राइटिंग करनी भी तो आनी चाहिए। तो हमें स्किल सीखने पे भी ध्यान देना है और आप सीधा जॉब पकड़िए। आपकी सारी बातें करेक्ट है मैम, बट जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, तो यही समझ के समझाते हैं, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम भी कह दें कि ये लड़का मिसबिहेव कर रहा है, तो ये समझ तुमने ही उसे हिंट दिया होगा, कोई इशारा किया होगा। बेटा, अगर ऐसा कोई ऐसा आपको कोई बोल रहा है कि अगर किसी लड़के ने आपको तंग किया और आपने पलट के बोला और आसपास के लोग कह रहे हैं कि तुमने ही कोई गलत इशारा किया होगा, तो उनकी छोटी मानसिकता की वजह से आप खुद को परेशान तो नहीं करेंगे, या खुद तो नहीं मानने लगेंगे कि हाँ मेरी ही कोई गलती होगी, है ना? इसीलिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, और उस कॉन्फिडेंस से उठानी पड़ेगी कि सामने वाले को समझ आए कि क्या हुआ है। अगर हम अपनी बात को कॉन्फिडेंस से नहीं रखते तो दूसरा ऑफ कोर्स उसे झुठलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि किसी ना किसी का तो नुकसान हो ही रहा है ना। अगर आपने आवाज़ उठाई तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन खराब होगी। अब वो जो व्यक्ति की रेपुटेशन खराब होगी, अगर उसकी, देखो गलती वही कर रहा था, लेकिन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वो तो लांछन लगाएगा ही। तो हमें डरना नहीं है। अगर आप सही हो तो बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि अगर आप डर गए तो अगली बार फिर डराया जाएगा, और अगर फिर डर गए तो तीसरी बार तो 2-4 लोग और आ जाएंगे डराने, फिर ये ट्रेंड बन जाएगा। जैसे जो नहीं बोलता ना, उसे सब सुनाते हैं, क्योंकि पता है ना बोलेगा नहीं। ऐसा होगा ना, आपने देखा होगा अपने आसपास होते हुए कि कोई व्यक्ति चिढ़ता है, उसे फिर सब चिढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति को अगर कोई बच्चा ऐसा होता है कि आप उसे काम बताओ वो कर देगा, बाकी बच्चे नहीं करेंगे, तो अब ऐसे समय में सब उसी को बताने लगते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें सबकी मदद करनी है, हमें अच्छे बन के रहना है, लेकिन पीपल शुड नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड।
यू शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो जब ज़रूरत हो तब आवाज़ उठाओ, और अगर ज़रूरत पड़े तो चंडी रूप भी अपनाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। Ma'am, I am a teacher in KB. Ma'am, I don't have so much friends, but now I have a person with whom I think I'm in love. But मैम उसका कास्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारी फैमिली बहुत अच्छी बैकग्राउंड, फाइनेंशियल और सोशल। माई फादर इज़ पॉलिटिशियन, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द पर्सन। ही इज़ वेरी केयरिंग, सो व्हाट डू आई डू। बेटा, पेरेंट्स से बात करो। सबसे पहले तो ये समझो कि क्या आप उस व्यक्ति को सच में पसंद भी करते हो, या सिर्फ वो आपकी केयर करता है, इसी बात से आप इम्प्रेस हो रहे हो। क्योंकि ऐसा है कि बाकियों ने उतनी केयर करी नहीं, इस व्यक्ति ने बहुत केयर करी, तो आपको लग रहा है कि इसी से शादी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको उस व्यक्ति में क्या पसंद है, क्या आप और वो व्यक्ति कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ। क्योंकि शादी सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं होती, वो जीवन भर की बात है। जैसे आपको सोचना पड़ेगा, क्या आप इस व्यक्ति के साथ अपना फ्यूचर देखते हो। आप देखते हो कि वो व्यक्ति आपके बच्चों का पिता बनेगा। क्या वो आप ये देखते हो कि जब आप बीमार होंगे तो उसका रवैया कैसा होगा, या जब वो बीमार होगा तब आपका रवैया कैसा होगा। क्या फाइनेंशियल या दूसरी किसी भी ट्रबल्स या चैलेंजेस के दौरान आप उसको उतना ही प्यार कर पाओगे जितना कि आज आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सोचो। क्या बुढ़ापे तक आप उसके साथ रहोगे। क्या आपको लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ मैं बुढ़ापे तक रहना चाहती हूँ, है ना, मरने तक रहना चाहती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति इतना लायक है जो पिता बन पाए, दामाद बन पाए और आगे के सारे रिश्ते निभा पाए, और आपके साथ ऑफ कोर्स एक दोस्त की तरह भी रह पाए, तो पेरेंट्स से बात कीजिए। और पेरेंट्स भी आजकल समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी खुशी को वो लोग कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। और आजकल तो सारी ही फील्ड्स के अंदर सब डिसीजंस के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। आपको लग रहा है ना कि शायद पॉलिटिकली नुकसान होगा, क्या पता है फ़ायदे का भी निकल आए, हमें क्या पता, है ना। सो डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड दोनों को मिलवाइए। लेट योर पेरेंट्स जज। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को वो व्यक्ति अच्छा लगेगा तो मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे। नेक्स्ट, मैम फाइनेंशियली कैसे खड़े हो मैम, ऐसा रास्ता बताइए। मैं रेलवेज़ की तैयारी कर रहा हूँ और अपनी शादीशुदा लाइफ को झेल रही हूँ, कोई सॉल्यूशन बताएं मैम। वैसे तो बेटा शादी से पहले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान होती हैं शादी से पहले कर लेने के दौरान। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर पे ही अपने नए वेंचर को शुरुआत करी है। जैसे कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने घर पे अपना खाना बनाया, उसी को थाली के रूप में प्रस्तुत करके फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया है। लोगों ने अचार पापड़ का बिजनेस करके अपने आप को बनाया है, ट्यूशन पढ़ा के बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, पर आंखें खोल के हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बच्ची ने बताया कि मैं मैरिड हूँ, खुद के डिसीजन खुद लेती हूँ, लेकिन ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं। अब मैं अकेले मायके में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। पहली चीज़, चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना करियर बनाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि करियर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी, सुलझ जाएंगी। दूसरी बात, अपने डिसीजंस खुद लेने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम बाकियों के साथ बना के ना चलें। सोशल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कि थोड़ा सा दूसरे व्यक्ति को चेंज कर लो, थोड़ा सा खुद चेंज हो जाओ, तभी तो साथ में रह पाएंगे दो लोग। बहुत बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़। जैसे शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर ससुराल में रहने के दौरान आपको कई बार बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। अब उन एडजस्टमेंट्स को हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे के डिसीजंस हम अपना रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करते हैं। जैसे भाई
हाँ, आप अगर हम मॉडर्न ख़्यालात के हैं तो और ससुराल वाले अगर थोड़ा कम मॉडर्न ख़्यालात के हैं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हम घूंघट नहीं करेंगे, वो मान गए। लेकिन उन्होंने कहा बिछिए पहन लो, आप मान गए, है ना। उन्होंने कहा कि खाना बनाना पड़ेगा, आपने कहा हफ्ते में 1 दिन, मान गए। तो कुछ ना कुछ एक एक कॉमन पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ थोड़ा आपने उनसे एडजस्ट करवा लिया, थोड़ा खुद एडजस्ट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल को बनाए रखना भी ज़रूरी है। अगर सामने वाला बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहा आपके लिए तो बात अलग है। तो अगर आप ही कंप्लीट एडजस्टमेंट कर रहे हो तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला भी कोशिश कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि हम एक ऐसे मिडिल ग्राउंड पे पहुंच पाएँ जहाँ पे ना आप दुखी हो ना वो दुखी हो, दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रह सकें। और ये बीच का रिश्ते बड़े परेशान करते हैं, ये जो बीच में गांठें डल जाती हैं रिश्तों में, बड़ी परेशान करती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तों में गांठें ना आए, अगर आ जाएं तो उन्हें बड़ी पेशेंस से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। कि क्योंकि अक्सर सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ईगो की लड़ाइयाँ हैं या फिर कल्चर की लड़ाइयाँ हैं। कल्चर की मतलब किसी को क्या सही लगता है और किसी को क्या सही नहीं लगता। किसी के हिसाब से इन रस्मों का पालन होना चाहिए, किसी को लगता है ये रस्में फालतू हैं। बहुत अलग अलग हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो बेटा मैं ये कहूँगी, पहले अपना करियर बनाओ और उसके बाद अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाओ, उनसे बात करो, खुल के बात करो। मैम प्लीज़ शेड्यूल पर बात कीजिए। बेटा शेड्यूल के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। मेरे सारे डिसीजन मेरे भैया लेते हैं, मुझे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, क्या पहनना है, क्या सोशल मीडिया यूज़ करना है, किस कॉलेज में पढ़ाई करनी है। तो मैं बोली कि एक बार मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ने शहर में जाना है तो एंट्रेंस दिला दिया पर एडमिशन नहीं कराया। बेटा ये भी एक हमारे कई सारे परिवारों में परेशानी है कि कुछ बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे जीवन को दिशा दे रहे हैं उस हमारे डिसीजंस लेके। लेकिन उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशन बुरी है। वो आपको प्रगति करना नहीं देखना चाहते या फिर वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते, बट द थिंग इज़ कि उनको बस पता नहीं है कैसे, तो वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमको ऐसा लग रहा है कि आप भटक ना जाओ या आपको कोई तकलीफ़ ना हो, दुख ना हो, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन से चिड़िया कभी उड़ना नहीं सीखती, है ना। जैसे एक कहावत भी है कि भाई उड़ान के लिए पंख तो ज़रूरी है ना, और पंखों को खुलने के लिए चिड़िया को धक्का ज़रूरी है, और धक्के के लिए हो सकता है एक बार चिड़िया गिरे भी। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है अगर हम उसे धक्के से ही बचाते रहेंगे, उसके गिरने से डरते रहेंगे, तो शायद वो चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी। ये एक परेशानी है। तो इसके लिए आपको अगेन अपने भैया से बात करनी पड़ेगी। आप उनके साथ बैठिए। अब ये मत बोलिए आपने मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। प्यार से बैठ के उनसे बात कीजिए कि भैया मैं समझती हूँ कि आप मेरे लिए प्रोटेक्शन के लिए ये सब कर रहे हैं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भैया कुछ चीज़ें तो मुझे खुद करनी पड़ेंगी ना, वरना मेरा एक्सपोजर कैसे होगा। वरना तो मैं सोने की चिड़िया बन जाऊँगी जो एक पिंजरे में पड़ी रहती है, लेकिन असली चिड़िया तो आसमान में उड़ती है। और आप लोगों का नाम भी कब रोशन होगा, जब मैं असली चिड़िया बनूंगी, है ना। तो उनसे बात कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि बात करने के बाद वो आपको इस तरह से रोकेंगे, वो आपका साथ देंगे। मैम मेरी बहन है 25 साल की, उसकी शादी हुई थी, इंट्रोवर्ट थी, शादी टूट गई, आज वो 27 साल की है, कुछ नहीं करती, दोस्त भी नहीं है, बस रोती रहती है जैसे जीवन खत्म हो गया हो। देखिए 27 साल तो कोई उम्र होती ही नहीं है अभी। 27 में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका करियर की शुरुआत भी नहीं हुई और शादी के विषय में वो सोच भी नहीं रहे हैं। और बहुत सारे शहरों में तो आजकल शादी 30 के बाद ही लोग करते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, और अपनी बहन को बोलना है कि वो ऐसा ना सोचे। शादी, करियर और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं हमारी लाइफ में, वो सब एक एस्पेक्ट है,
एक अंश है हमारे जीवन का, लेकिन वो जीवन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने किसी एक अंश को इतना बड़ा बना लिया है कि अब हमें लगता है कि वही हमारा जीवन है। तो हमें अब ये समझना है कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा सुंदर और अच्छा और खुशनुमा जीवन जी रहे हैं, जिनका पास करियर नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ा अच्छा सुखद जीवन जी रहे हैं, जिनकी शादी या तो हुई नहीं या टूट गई। ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने करियर्स में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शादी में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि वो एक अंश है हमारे जीवन का, जीवन नहीं है। असली मुद्दा खुश रहना, आगे बढ़ने की सोच रखना और जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना है। इसमें गलतियां ढूंढना नहीं है कि उसकी गलती थी या मेरी गलती थी। जो हो गया ठीक है। वन ऑफ द इवेंट्स। वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो 4-4, 5-5 बार लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, है ना। उनको तो फिर जीवन भर क्या, उन्हें तो 2-3 जन्मों तक रोना पड़ेगा। तब आप इस चीज़ को, ये फैक्ट को अपनी आंखों से देखना शुरू करें कि सच्चाई आखिर है क्या। तो अपनी बहन को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हो सकता है उन्हें बहुत हेल्पलेस फील हो रहा हो, उन्हें लग रहा हो कि अब उनके साथ कोई नहीं है, उन्हें कोई समझ नहीं रहा, या उनको लोग ब्लेम कर रहे हैं डाइवोर्स के लिए। तो उसका साथ देंगे आप और उनको थोड़ा मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए। जैसे कि उनको किसी जॉब पे आप लगवा सकते हैं, या उनको आसपास के जो बच्चे हैं NGOs से जोड़ सकते हैं कि वो जाएं और पढ़ाएं। कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट या जो भी वो करना चाहें उसमें एंगेज कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए किसी ऑफिस वगैरह में काम करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका दिमाग सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, आपके नए दोस्त बनते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती हैं। मैम वो शक्ति ढूंढे कैसे? बेटा अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। शक्ति बाहर तो मिलेगी नहीं, शक्ति मिलेगी अपने आप से ही, अंदर से ही। तो इसके लिए पॉजिटिव विचार रखें और अपने आप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें कि ये जो जीवन मुझे मिला है, कोई तो पर्पस होगा ना। तो क्या है मेरा पर्पस? तो उस पर्पस के साथ आप इसको, उस शक्ति को ढूंढें, आपको मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, हम सब में वो शक्ति है, किसी एक दो में नहीं, हम सब में है। बस वो जो ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए और वो जो ढूंढने के लिए मेहनत चाहिए, उससे हम कई बार डर जाते हैं। डरे नहीं, कोशिश कीजिए ना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। हो सकता है कि जब आप बोल्ड बन जाएंगे तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आज कौन सा सब लोग पसंद करते हैं। जब आप बोल्ड बन जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ फेलियर्स भी हाथ में लगें। तो क्या हुआ, आज कौन सा लोग आपको सक्सेसफुल मान के बैठे हैं, है ना। तो हमें कई बार ऐसे, हम बहुत सारे ऐसे डरों से जूझते रहते हैं जो कभी सच होते ही नहीं। तो उनसे अपने आप को बचाइए। मैम मैं देहात से बिलोंग करती हूँ, मीडियम परिवार से हूँ। मेरा डबल मास्टर्स किया है, BEd किया है। मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ने की कोशिश करती हूँ रोज़, इसीलिए डिमोटिवेट किया जाता है। अब जल्दी लड़का देखो, इसकी शादी कर दो। घर में भाभी लोग बाउंड्रीज लगवाते हैं, बाहर नहीं जाना। मैं अकेली पड़ जाती हूँ, सबकी बातों के आगे कुछ नहीं कर पाती हूँ। बात सही है बेटा कि रूरल इंडिया में आज भी ये बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि एक महिला दूसरी महिला की आज़ादी को रोकती है। ये सबसे दुख की बात है। और उन्हें ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि जो बाउंड्रीज़ वो दूसरों के लिए लगा रहे हैं, वो उससे बड़ी बाउंड्रीज़ अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बच्चियों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर शायद वो भाभियाँ मुझे सुन रही हैं या वो माएँ मुझे सुन रही हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जो बाउंड्रीज़ आप एक बच्ची के लिए क्रिएट कर रहे हो, परिवार की किसी भी कारण से, जलन से या आपको कुछ भी लगता है, उससे बड़ी बाउंड्रीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपके ही बच्चों का, आपकी बेटियों का इंतज़ार कर रही हैं। क्योंकि अगर हम एक बच्चे को आज़ादी को सपोर्ट नहीं करते, वही चीज़ फिक्स हो जाती है फिर और बढ़ जाती है ना। आपने आज उसे कहा कि अरे नहीं शहर नहीं जाना, नहीं पढ़ाई करनी,
अगले दिन आपकी बच्ची को जब आप शहर भेजना चाहोगी ना, लोग बोल देंगे अरे नहीं नहीं नहीं, शहर नहीं भेजेंगे, हमारे परिवार से नहीं चाहती। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करे तो क्या क्या ये पॉसिबल है कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो स्थिति हमारे देश में इस वक्त महिलाओं की है वो वही बनी रहे? पॉसिबल ही नहीं है। एक महिला को दूसरी महिला को सपोर्ट करना सीखना पड़ेगा अगर सबको अपने जीवन को सुधारना है तो। खैर, अभी बेटा आप सबसे पहले कोशिश करो कि अपने एग्ज़ाम को क्लियर करो और साथ साथ आप जॉब करना शुरू कर दो। हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ें, बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़े, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होगे या कुछ नया नहीं करोगे तो ये बंदिशें तो दूसरे लगाएंगे ही लगाएंगे। जब तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं तब तक उनकी बंदिशें हमें माननी पड़ती हैं। तो कोशिश कीजिए कि रास्ता निकालिए कि किस तरीके से मैं अपने जो आपने इतनी पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है, डबल मास्टर्स बीएड कर लिया है, तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती हूँ। और दूसरी बात, अब अगर कोई ऐसे आपके लिए बाउंड्रीज लगा रहा है ना, उससे लड़िए मत, उससे बात कीजिए, उसको बिठाइए, प्यार से समझाइए कि भाभी भैया जो भी आपके परिवार में है कि मैं कोई गलत काम के लिए तो नहीं आपसे आज़ादी मांग रही, मैं तो पढ़ाई के लिए मांग रही हूँ, तो मुझे पढ़ने दीजिए। कल को मैं पढ़ूंगी तो हमारे परिवार से भी कोई निकलेगा पढ़ा लिखा, हमारे आगे के बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। भाभीयों को रेफरेंस दीजिए कि कल को आपकी बेटियां भी तो पढ़ने जाएंगी, तो क्या हम उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि बुआ ने पहले से ही ऐसा कर रखा है? तो एक उनके साथ कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश कीजिए। कई बार बहुत सारी परेशानियां हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती हैं। कोशिश कीजिए कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हट जाए। 2025 की स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी, ये भी नोट कर लो, ये भी एक वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे। मैम, हस्बैंड की डेथ हो गई है, एक बेटा है 4 साल का, मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते कि मैं बाहर जाकर स्टडी करूं, जबकि मैं बीएड सीटेट एसटेट क्वालिफाइड हूं। बेटा, स्टडी तो आपने बहुत कर ली, अब जॉब कर लो, है ना। और अब अगर आपके हस्बैंड नहीं है, बेटा है, तो मुझे लगता है आपको जॉब करनी ही चाहिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना ही चाहिए। परिवार वाले साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको अप्रिशिएट करो, लेकिन फिर भी अपने आप को तो इंडिपेंडेंट बनाओगे ना। अभी तो बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके खर्चे बढ़ेंगे और आपको भी सपोर्ट सिस्टम के लिए ज़रूरत रहेगी कि आप भी अपनी फ्यूचर को, अपने ओल्ड एज को सिक्योर कर सको, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सको। तो जॉब करो, बहुत सारी डिग्रियां हैं आपके पास ऑलरेडी, सीधा जॉब करने की तरफ दिमाग लगाओ। मैम, क्या मैम आप बता सकती हैं कि जब पेरेंट्स ऐसा करें, आपके साथ ज़बरदस्ती करें, आपको बार बार किस चीज़ के लिए धमकी दें, तो क्या करें? क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स के डिसीजन के मैं अपने पेरेंट्स के डिसीजन के ऑपोजिट हूँ, जो मेरी शादी करना चाहते हैं किसी और से, पर मैंने मना कर दिया है, तो क्या करूँ? एक तो शादी से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स है भाई देश में, और मैं समझ नहीं पा रही पेरेंट्स इतनी जल्दी शादी करना क्यों चाह रहे हैं बच्चों की। उन्हें पहले कुछ बनने तो दीजिए, अपने पैरों पे खड़ा तो होने दीजिए। अगेन वो धमकी देके शायद डराने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी कुछ धमकी देती होंगी, आप भी डराने की कोशिश करती होंगी उन्हें। तो इससे अच्छा अगेन कन्वर्सेशन, टॉक टू योर पेरेंट्स, बैठा के बात करो। देखो, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी हो, कोई भी अपने बच्चे को सफ़र नहीं करवाना चाहता। सोसाइटी से डरे हुए होते हैं पेरेंट्स, लेकिन अल्टीमेटली वो सोच अपने बच्चे का भला ही रहे होते हैं। तो हमें बस वो बात करनी है जहाँ पे जो हमारे लिए सही है और जो पेरेंट्स कर रहे हैं उसके बीच में एक सामंजस्य हमें बिठाना है। टॉक टू योर पेरेंट्स, और गुस्से में नहीं, प्यार से।
मैम फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं बट जब हस्बैंड बोल देते हैं कि मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती तो पूरा मनोबल टूट जाता है। अब देखो, सब लोगों को तो सब लोग नहीं पसंद करेंगे। हमें बस ये एनालाइज करना है कि क्या ऐसा कुछ आपने किया है जो शायद सही ना हो, और अगर आपको लगता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप सही हैं अपने सोच में और अपने काम में, तो ठीक है। सबको इम्प्रेस करने के लिए तो मैंने बताया ना, हम पैदा हुए भी नहीं हैं। इट्स ओके, यू विल हैव टू मेक पीस विद दिस फैक्ट। और आपके हस्बैंड को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनसे भी बात करनी पड़ेगी आपको कि देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या परेशानी है। क्योंकि जब तक परेशानी समझ नहीं आएगी कि वो आपको पसंद क्यों नहीं करती, तब तक आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। और अगर आपको परेशानी समझ में आ जाती है, वो बता देती हैं कि मैं इस कारण से पसंद नहीं करती हूँ, तो दो चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ चीज़ें जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व कर सकते हो, जैसे वो बोलें कि मुझे इसके हाथ का खाना नहीं पसंद, या मुझे ये इस तरह से कहती है या बात करती है वो नहीं पसंद, थोड़ा सा चेंज कर लो अपने आप को। लेकिन वो बोलें कि मुझे तो इसकी कास्ट ही नहीं पसंद, या मुझे इसकी शक्ल ही नहीं पसंद, तब वो तो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। आप अपनी शक्ल चेंज नहीं कर सकते, अपनी कास्ट या ये सब चीज़ें तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, यू विल हैव टू लर्न टू इग्नोर। जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उसे इग्नोर करना सीखिए, और आपके हस्बैंड को उन्हें समझाना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट राइट। सो टॉक टू योर हस्बैंड। और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब बातों पे, है ना। ज़रूरी नहीं है सबको पसंद भी करे, कोई ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार बिना पसंद के भी एक्वेंटेंस की तरह भी कुछ चीज़ें बिताई जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, सवाल हमारे सारे हो गए हैं, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस नवरात्रि। हमने भी बहुत इन्जॉय किया बातें करने में, आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगा, और होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे जहाँ हमें लगता है कि बात होनी चाहिए, कन्वर्सेशन होनी चाहिए, हम और भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।